आप मानव अधिकार परिषद के लिए कार्य करते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। सबसे पहले आपके दृष्टिकोण में मानव अधिकार कहते किसे हैं? देखिए, मानवाधिकार जो हमें हमारे भारत में जो हमें आज़ादी के बाद मिला, अभी फ़िलहाल मैं उसकी बात करूँगी। अधिकार तो हमें जन्म हम जब माँ के पेट में डलते हैं तब से हमें अधिकार मिल जाता है, जीने का अधिकार। और लेकिन हमें 6 फंडामेंटल राइट्स मिले हैं, जो कि अगर मैं ब्रीफ करूँगी आज हर किसी को पता है कि हमारे क्या फंडामेंटल राइट्स हैं। तो इस उन अधिकारों को लेकर जो मतलब एक मनुष्य को अधिकार मिला है उसको मानव अधिकार बोलते हैं हम सीधी-सी लैंग्वेज में। नहीं, आपने कहा मनुष्य को अधिकार मिला है। मनुष्य को जन्मजात अधिकार मिलते हैं और संविधान की अनुसूची में जो अधिकार मिलते हैं वो संवैधानिक अधिकार है। बिल्कुल, संवैधानिक अधिकार भी हमें मिले हैं, जी, जो कि आज़ादी के बाद जब संविधान लागू हुआ, जी। तब हमें मिले। तो संवैधानिक अधिकार भी हैं, जो पहले कभी थे नहीं। सुप्रीम कोर्ट को मानव अधिकारों की रक्षा के लिए सुप्रीम माना जाता है और एक पालक की तरह माना जाता है कि सुप्रीम कोर्ट ज़िम्मेदार है मानव अधिकारों की रक्षा के लिए। क्या आपको लगता है कि वर्तमान में भारत के नागरिकों के अधिकारों की सच में रक्षा हो रही है? ये आपने बड़ा ही सही सवाल हमसे किया है। कहीं न कहीं क्योंकि मैं खुद इस पे ग्राउंड लेवल पे काम कर रही हूँ और मुझे लगता है कि आज जैसे यूजीसी वाले मैं कहूँगी कानून आया है एक यूजीसी का और कहीं न कहीं वो अधिकारों का हनन है। मैं ये बात ज़रूर कहूँगी क्योंकि विश्वविद्यालय में यूजीसी लाना आम नागरिक और एक बच्चे का शोषण क्योंकि वो जो स्तर जब बच्चा विश्वविद्यालय में जाता है तो उसकी उम्र 20 से 25 साल की होती है। जो ऐसी उम्र होती है जिसमें वो बहुत एग्रेसिव होता है और वहाँ आप एक ऐसा कानून लाए हैं जहाँ पर मुझे लगता है जो बच्चे पढ़ेंगे नहीं, चाहे वो किसी भी वर्ग के हों, चाहे वो जर्नल हो, SC ST हो, OBC हो, किसी भी वर्ग के, उनकी मानसिकता पे बहुत बुरा असर पड़ने वाला है जो मैं अगर इसको एनालिस्ट करती हूँ। तो कहीं न कहीं मानव के अधिकारों का हनन सबसे ज़्यादा इस युग में हो रहा है। मध्य प्रदेश के दौरे पर आप हैं किसी विशेष प्रयोजन से? जी हाँ, हम मध्य प्रदेश आज हम यहाँ पर गवर्नर साहब जो आदरणीय मंगू भाई पटेल जी हैं, उनसे आज हम मिलने आए थे। हमारी टीम साथ में थी, हमारे मध्य प्रदेश के अध्यक्ष थे संतोष जी और साथ में और जिलों के अध्यक्ष थे हमारे साथ। आज हमारे पास कुछ मुद्दे थे जो कि संतोष जी ने मुझसे डिस्कस किए थे, जिसमें एक माइनिंग का मुद्दा है, नर्मदा मैया। मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश नर्मदा मैया के नाम से जाना जाता है। लेकिन एक तरफ तो हम बात करते हैं संस्कृति की और एक तरफ उस संस्कृति को हम भंग कर रहे हैं। नर्मदा मैया में माइनिंग उस इस स्तर पर हो रही है कि वहाँ पर श्रद्धालुओं को जाने में परेशानियाँ हो रही हैं, जिसको हमने आज राज्यपाल जी के सम्मुख में रखा और हमने उनसे निवेदन भी की है कि इस चीज़ को संज्ञान में इसको लिया जाए और हमारे अध्यक्ष द्वारा इसको ऑलरेडी मंत्रियों से बात की गई है। इसी के साथ-साथ कुछ विद्यालय ऐसे हैं जो कि जिनकी बिल्डिंगें बहुत पुरानी हैं और जहाँ सैकड़ों में बच्चे पढ़ते हैं। कभी भी वो बिल्डिंगें इस कगार पे है कि गिर सकती हैं। उसको हमने उनके संज्ञान में हम लेके आए हैं और हमसे राज्यपाल जी ने हमसे ये हमें उन्होंने बोला भी है कि हम खुद वहाँ पर जाके निरीक्षण करेंगे और जो भी होगा हम उसमें मदद करेंगे। आपने नर्मदा की बात कही, उत्खनन की बात कही। 2016 में जब तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान थे, तब उन्होंने 1 दिन का विशेष विधानसभा सत्र बुला करके नर्मदा को जीवित इकाई घोषित करने का विधेयक लेकर आए थे, जो मध्य प्रदेश की विधानसभा में सर्वसम्मति से पारित हुआ था। उसके बावजूद यदि वो जीवित इकाई मान ली गई है मध्य प्रदेश में, उसके लिए कानून पारित हो चुका है, विधेयक पारित हो चुका है, तत्कालीन राज्यपाल उस पर हस्ताक्षर कर चुके हैं, उसके बावजूद यदि ऐसा हो रहा है, तो ये कानून का उल्लंघन है, धर्म की आन पर चोट है या फिर इसके लिए सिर्फ और सिर्फ सरकार जिम्मेदार है? देखिए ज़िम्मेदार तो मुझे लगता है हम सब हैं। मैं सरकार को इसलिए नहीं बोलूँगी क्योंकि सरकार या माँ हमारी सरकार ही हमारे माता और पिता है। जब तक कहते हैं बच्चा रोता नहीं है, माँ दूध नहीं पिलाती है। तो सरकार के आगे भी अब हमें रोना पड़ रहा है और मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश की जनता जब सब एक मिलकर इस मुद्दे पे बात करेगी, तो कहीं न कहीं सुधार होगा। चूंकि मानव अधिकार परिषद से आप हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और आप एक महिला हैं, जितने मानव के अधिकारों की बात होती है उतने महिला अधिकारों की भी बात होती है। हालांकि ये बात मेरी हो सकता है अतिशयोक्ति हो कि हम उस समाज में, उस देश में, उस राष्ट्र में महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं जहां की दीवारें मर्दाना कमजोरी के विज्ञापनों से पटी रहती हैं, स्त्रियों को कमजोर नहीं समझा जाता। फिर भी स्त्रियों के अधिकारों के लिए कोई विशेष कार्य, कोई विशेष पहल आपने जो की हो? देखिए, मैं पहली बात तो मैं कभी भी स्त्री को कमज़ोर नहीं समझती। उसमें क्योंकि मुझे लगता है कि स्त्री तो कभी कमज़ोर थी ही नहीं।
अगर मैं सनातन और अपने भारत की बात करूं, मैं विदेश की बात नहीं करती, मैं अपने भारत की बात करूं, तो स्त्री हमेशा शक्ति, स्त्री को ही शक्ति बोला गया है, नारी शक्ति। तो नारी तो शक्ति है, लेकिन कहीं ना कहीं जब मुगलों का राज हमारे देश पर हुआ तो मुगल कम्युनिटी में नारी को सिर्फ अबला दिखाया गया है, नारी को सिर्फ उन्होंने इस्तेमाल करने की बात की गई है, क्योंकि इनकी जो विवाह है वो भी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे होते हैं। तो वो जो प्रथा चलती आई कहीं ना कहीं हमारे देश ने, क्योंकि मुगल इतने हमारे ऊपर आके बैठ गए थे, नारी को मैं फिर कहूंगी कि नारी हमारे लिए, नारी हमेशा सफल रही है। और जिन्होंने ये प्रोपेगेंडा चलाया है कि नारी अबला है, मैं उनके दिमाग से ये चीज निकालना चाहूंगी, नारी अबला नहीं है। नारी वो शक्ति है जो अकेली बहुत कुछ कर सकती है और डेडिकेशन से करती है। आपके सामने एक एग्जांपल बैठी है। नारी शक्ति की आपने बात कही, मध्य प्रदेश में आप हैं, मध्य प्रदेश के परिदृश्य में ये मैं एक बात कहूं कि पिछले 8 वर्षों से नारियों के हितों का, उनके कानूनी संरक्षण के लिए बना हुआ जो आयोग है, महिला आयोग है, वो अध्यक्ष पद से वंचित है। महिला आयोग जो मध्य प्रदेश का है पिछले 8 वर्षों से शून्य पर है। कैसे अधिकारों की रक्षा होगी? महिला सशक्तिकरण कैसे होगा? महिला शक्ति का प्रदर्शन कैसे होगा? देखिए, ये बहुत चिंता का विषय है। और पीछे हमें इतना पता था कि इनसे हम संपर्क नहीं कर पा रहे थे, बिकॉज हमारी मेल पूरे इंडिया में जाती है। तो ये बात भी आज हमने राज्यपाल जी के सामने रखी थी कि आपके, हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं लेकिन मेल्स नहीं चल रही है, तो इंडिया डिजिटल कहाँ है? लेकिन आपसे हमें ये जानकारी प्राप्त हुई, हमारी टीम से आज हमें जानकारी प्राप्त हुई कि कई सारे आयोग, जिसमें एक मानव अधिकार आयोग भी यहाँ पर अभी 2018 से एक्टिव नहीं है, जो कि चिंता का विषय है। और आज मैं ये बात आपके सामने रखती हूँ कि मैं इस मुद्दे को उठाऊंगी और ये बात चीफ जस्टिस तक जाएगी कि ऐसा क्यों हो रहा है कि जो आयोग, देखो, एक जब प्रशासन आपकी नहीं सुनता है तो लोग आयोग के पास जाते हैं, और कहीं ना कहीं आयोग में उनकी सुनवाई हो रही है और होती भी है। ये क्यों बंद किए गए हैं, ये बहुत बड़ा प्रश्न है, और हम इस पर, इसका संज्ञान भी लेंगे और हम इस पर काम भी करेंगे ताकि जल्द से जल्द ये आयोग दोबारा से शुरू किया जाए। बात जहां से शुरू हुई थी मानव अधिकार परिषद से, मानव को आपने कहा कि जन्म लेते ही जीने का अधिकार मिल जाता है, फिर चाहे मानव अधिकार आयोग हो, मानव अधिकार परिषद हो, इनकी आवश्यकता ही क्यों है? लैक ऑफ नॉलेज। सिर्फ मैं इसीलिए बोलना चाहूंगी लैक ऑफ नॉलेज। आप देखिए, आज आप पत्रकार हैं, आपको कानूनी कई जानकारी है, तो जब आपका शोषण होता है आप अपनी लड़ाई खुद लड़ते हैं। आज हमारी एक लड़ाई ये है, अभी हमने पीछे भी हम आए थे, हम मंडलेश्वर आए थे, हमने वहां पर भी ये मुद्दा रखा था, हम आपके सामने भी मुद्दा ये रख रहे हैं, और हमारा ये मुद्दा प्रशासन तक भी पहुंचाया गया है। हमने एक मांग की है कि जहां पर स्कूलों में होम साइंस पढ़ाया जा सकता है, बल्कि हर एक माँ अपनी बेटी को घर के सारे काम सिखाती है, फिर भी होम साइंस पढ़ाया जा रहा है, आज भी कई स्कूलों में है, तो मानव अधिकार सब्जेक्ट क्यों नहीं आ सकता? तो हमारी मांग है कि कम से कम एटलीस्ट 8th क्लास से मानव अधिकार को पढ़ाया जाए, ताकि लोगों को अपने अधिकारों का पता लगे, कानूनी जानकारी हो, इतनी जानकारी हो कि अपनी लड़ाई लड़ सके। जब जानकार बनेंगे तो कहीं ना कहीं ये शोषण कम होगा ही होगा। अभी हाल ही में आपको एक विदेशी नंबर से धमकी मिली थी फोन पर कि आप राजनीति छोड़ दीजिएगा, उस संदर्भ में आपका क्या कथन है? देखिए, ये धमकी मिलना, मुझे ये तो चीज पता लग गई कि मैं सही रास्ते पे चल रही हूँ। जब हम अच्छा काम करते हैं तो कई बुरी ताकतें आपको रोकने की कोशिश करती हैं, और ना मैं कभी रुकी हूँ ना कभी रुकी। हमारे दर्शकों से आप और क्या कहना चाहेंगे कि उनको सही जीवन के लिए, सच्ची राष्ट्रीयता के लिए किस तरह से अपने जीवन के सिद्धांत अपनाना चाहिए? मैं सबसे यही निवेदन करूंगी कि देखिए, आप सबसे पहले जागरूक हो, और दूसरा मैं मीडिया के लिए भी बात करना चाहूंगी। सोशल मीडिया आजकल ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आधे से ज्यादा झूठ दिखाया जाता है। उन जो झूठ बातें होती हैं उसको डिटेल्स में आप समझें, उसकी अंदरूनी सच्चाई क्या है। ये ना हो कि आप झूठ को इतना वायरल कर दें कि झूठ ही सच बन जाए। तो मैं यही निवेदन करूंगी, जागरूक हो, अपने आप को कभी कमजोर ना समझें, ना सरकार से डरे, ना प्रशासन से डरे, गलत करने से डरे, सच बोलने से कभी ना डरे, सच्चाई का हमेशा साथ दे, जीत आती होगी। अंत में, चाहे मध्य प्रदेश सरकार हो या केंद्रीय सरकार हो या अन्य राज्यों की सरकारें, क्योंकि आप पूरे भारत में भ्रमण करती हैं,
सरकारों से क्या अपेक्षा, या उनका यदि आप आकलन करना चाहेंगी तो क्या कहना चाहेंगी कि सरकारें बेहतर काम कर रही हैं या उन्हें बेहतर काम करने की आवश्यकता है? देखिए, हर सरकार या हर गवर्नमेंट या हर पॉलिटिकल पार्टी का अपना एजेंडा होता है। अगर मैं सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करूँ, तो मैं बात करूँ रोड्स, रेलवेज़ और विस्तार की, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने वो किया है, मैं उसको एक्सेप्ट करती हूँ। लेकिन जब मैं अलग-अलग स्टेट्स में जाती हूँ, तो हर स्टेट की अलग परेशानियाँ हैं, हर स्टेट की अलग सोच है, हर स्टेट की अपने मुद्दे हैं। तो कहीं न कहीं कमियाँ रह जाती हैं, हम परफेक्ट नहीं हैं, लेकिन अगर कमियाँ सरकार तक पहुँचती हैं, तो सरकार को उन कमियों को सुधारने की पूरी कोशिश करनी चाहिए, कोशिश करेंगे तभी सफल